वनांचल टीवी 24 लाइव। दलों के द्वारा या विभिन्न पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा या कैंडिडेट के द्वारा यहाँ जातीय उन्मूलन फैलाकर ही चुनाव जीता जाता है। रोजी रोटी है वो टूरिज्म है, तो हमारे यहाँ अपार संभावना है। ये चांडिल अनुमंडल, ये सोनार पातकुम के नाम से हमारे पूर्वज जानते थे और आज का डेट में ये सोनार पातकुम वास्तव में ये सोनार पातकुम है। आप दलमा सेंचुरी से लेकर सोनरेखा भूमध्य परियोजना से लेकर ये पांला जलाशय तक आप घूम जाइएगा तो यहाँ की प्राकृतिक छटा कई समुद्री तट से ज्यादा अच्छी है और इससे सुंदर। तो आप जान चुके हैं कि हम यहाँ इचागढ़ के निवासी, चारों प्रखंड के निवासी एक परिवार है। यहाँ के लोग चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, वो एकजुटता के साथ इस बार वोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार और अपना मूलभूत समस्याओं को लेकर, सिर्फ और सिर्फ खगेन महतो को हेलमेट छापना। मैं हूँ दीपक नाथ, अपने सहयोगी सुरेश कुमार के साथ आज हम खगेन महतो जी से एक विशेष भेंट वार्ता कर रहे हैं। निर्दलीय प्रार्थी है और विश्वास है उन्हें कि जनता उन्हें सहमति देंगे, अपना साथ देंगे। ऐसे ही कुछ विचार लेके ये मैदान में उतरे हैं। चुनाव की रणनीति है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है और इस कुरुक्षेत्र में खगेन जी अभी है हमारे वनांचल के साथ। खगेन जी, सबसे पहले बात आपको धन्यवाद वनांचल टीवी की ओर से। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पहले भी आप चुनाव लड़े हैं या नहीं? देखिए, विगत मैंने 2005 में लड़ा था, उसके बाद कभी चुनाव में बीच में नहीं लड़ा। मैं विभिन्न राजनीतिक दल जैसे आजसू, जदयू वगैरह में रहा। ये गठबंधन या फिर किसी न किसी तौर पे समझौता के दरमियान मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति और हालात ऐसा है कि चुनिंदे राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो किसी भी संगठन का हम नाम क्यों ना लें, सभी संगठनों के द्वारा यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारा गया है वो इचागढ़ की जनताओं को ठगने के लिए और कुछ नहीं इससे ज़्यादा कहा जा सकता। क्योंकि यहाँ जिनकी ज़रूरत है, जिन जनताओं की ज़रूरत है, जो यहाँ के लोगों का हित की बात करें, वैसे लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने अपना मन में ठाना है कि आज भी देखिए 40 साल हम लोग का अनुमंडल बना हुआ, 20-22 साल वर्षों से ये बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा या विभिन्न पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा या कैंडिडेट के द्वारा यहाँ जातीय उन्मूलन फैलाकर ही चुनाव जीता जाता है। अब यहाँ के लोग जान चुके हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति से लोग वाकिफ है कि आज भी हम अपने अधिकार को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर, आज भी देखिएगा यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। शिक्षा के स्तर तो इतनी गिरी हुई है जिसकी कहा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक भी यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल आपके पूरे अनुमंडल क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। अब बताइए कि इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कहीं एकलव्य विद्यालय नहीं है, अगर बन गया है भवन सिर्फ ठेकेदारों के लिए, अपना ठेकेदारों को ठेकेदारी करने के लिए, जो विधायक का चाहता होते हैं उनको पैसा कमाने के लिए भवन बना दिया जाता है, लेकिन काम 0%। मतलब विकास कम का दृष्टिकोण कम रहता है और विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास का जो भी विधायक बने हैं उनके व्यक्तिगत विकास हुआ है कि वो ठेकेदारी करवाए हैं और किए हैं। आपको लगता है कि अभी 2005 में आप लड़े थे और अभी 2024 की लड़ाई, क्या आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है कि आपको एक ही धरल्ला लगता है कि जो आप मैदान में आप घूम रहे हैं, आपको लगता है मानसिकता, टेम्परेचर ऑफ द पीपल, वो मतदाता का टेम्परेचर क्या है बोल रहा है? जनता इसको जान चुकी है, मतदाता साइलेंट है। लोग कितनों लोक लोभावन बात करे, कितनों झांसा में देके लोगों को रखे, जनता इस बार जान चुकी है कि उनको मत किसको करना है, हमारे हित की बात कौन कर सकता है और मेरे हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। इस बात को यहाँ के लोगों को ये जहन में घुस गया है कि अब जो भी निर्णय होगा वो खगेन महतो के साथ होगा और खगेन महतो के साथ देगी और आशीर्वाद देगी जनता, और इसलिए देगी कि उनकी आवाज़ बनकर मैं यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन करूँ और समाधान करूँ। खगेन जी, एक बात जानना चाहूँगा, आपका अगर आपको जनता समर्थन देता है, आपको विधानसभा तक पहुँचाता है, तो आपका पहला एजेंडा इशू क्या रहेगा जिसका समाधान आप कीजिएगा? सबसे पहले यहाँ विस्थापित का जो मुद्दा है उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य शिक्षा की एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी वन प्रायोरिटी में अगर लेंगे तो सबसे पहले बेरोजगारी को हटाने के लिए। बेरोजगारी के लिए क्या करना है, क्या प्रोजेक्शन? बेरोजगारी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या योजना है? आप नारेगा को जो आता है, जो टेम्पररी वर्क,
उसको मानते हैं कि 60 साल में रिटायर्ड करे। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे अगर आप पुरी जाते हैं कोई, तो पुरी का रोजगार का साधन क्या है? टूरिज्म है, टूरिज्म है, पूजा है, पूजा है, टूरिज्म है। हाँ। तो वहाँ की पेट पीट, वहाँ के लोगों का जो रोजी रोटी है वो टूरिज्म है। हाँ। तो हमारे यहाँ अपार संभावना है। ये चांडिल अनुमंडल, ये सोनार पातकुम के नाम से हमारे पूर्वज जानते थे, और आज का डेट में ये सोनार पातकुम वास्तव में ये सोनार पातकुम है। आप दलमा सेंचुरी से लेकर सोनरेखा भोज से परियोजना से लेकर ये पानला जलाशय तक आप घूम जाइएगा तो यहाँ की प्राकृतिक छटा कई समुद्री तट से ज्यादा अच्छी है और इससे सुंदर। तो आप मानते हैं आज तक झारखंड का 24 साल आयु हो रहा है, यौवन अवस्था में है, अभी तक कम से कम टूरिज्म ऐसा तो यहाँ में इंडस्ट्रीज नहीं दे पाया, कोई भी सरकार नहीं दे पाया। जबकि हम और आज जो बैठे हैं इसके नीचे मतलब अजस्र संपदाएं हैं, लेकिन यहाँ में इंडस्ट्रीज ने तो टूरिज्म कम से कम डेवलप होने से रोजगार का एक तो रास्ता खुल सकता है, इसका डेवलपमेंट आज तक कोई सरकार नहीं किया है। भैया ये लोगों का चाह नहीं है। यहाँ जो लोग प्रतिनिधित्व किए हैं वो हमेशा यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है कि कैसे बरगला के रखें, यहाँ कैसे इनको अपनी आवाज को ये बुलंद ना कर पाए। यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करके रखा है कि फलना जाति का है, फलना समाज का है, फलना है, तुमको अगर जीतेगा चुनाव। ये मानसिक प्रताड़ना करके रखा है, लोग डिवाइड करके रखा है, डरा के रखा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अंग्रेजों का अब यहाँ के लोग जान चुके हैं कि हम यहाँ इचागढ़ के निवासी, चारों प्रखंड के निवासी एक परिवार है। यहाँ के लोग चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, वो एकजुटता के साथ इस पर वोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार और अपना मूलभूत समस्याओं को लेकर। सिर्फ और सिर्फ खगेन महतो को हेलमेट छाप मार, आप हेलमेट छाप लेके उतरे हैं अपना बचाव ना, लोगों का बचाव के लिए। हेलमेट ऐसे भी आप जानते हैं, हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर को, अपना परिवार को, अपना मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, अपने जीवन को सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये जान चुका है कि अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा और इचागढ़ की सुरक्षा हेलमेट। आप किस तरह गारंटी दे सकते हैं खगेन जी कि हम ये करेंगे या न? जैसे सूर्य सिंह बेसरा ने रिजाइन दे दिया था, आप जानते हैं उनको, आंसू में वो रिजाइन दे दिया था 1.5 साल में। आप भी कुछ ऐसा कमिटमेंट करते हैं क्या, ऐसा सोचते हैं? नहीं, अगर काम नहीं हुआ तो मैंने ये हमेशा, कैसे संभव नहीं हो सकता ये, अगर कोई प्रतिनिधित्व करके कहीं पर अगर विकास करता है तो हमसे क्यों नहीं हो सकता? हम भी एक इंसान। आप निर्दलीय, आपका बात सरकार में जो भी है XYZ, वो अगर नहीं माने, आपको नहीं सुने, क्यों नहीं सुनेंगे? हम अपने लोगों की आवाज बनकर जाएंगे, अपने लोगों को साथ लेकर जाएंगे, पूरे जत्था हमारे साथ रहेगी, तो क्यों नहीं मानेंगे? कहाँ जाइएगा? विधानसभा में, असेंबली में हम पहले अपनी बात को तो रखें पटल पे, उसके बाद धीरे धीरे जो जैसे पोजीशन बनेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कैसे नहीं कर सकते हैं? कैसे नहीं? नहीं किया तो ये तो समय बताएगा, ये तो क्या कीजिए तब वो तो समय बताएगा ना, पोजीशन आएगा तब देखेंगे हम लोग, लेकिन हम प्रयास तो जरूर करेंगे। बेसरा जी गारंटी दिया था, छोड़ दिया था। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब भी समय आएगा समय के अनुसार काम किया जाता है। अभी वर्तमान परिस्थितियां और हालात जिस तरह से है उसके अनुरूप हम लोगों का जो आवाज बनकर जाएंगे, तो सरकार किसी की रहे हमें उससे क्या मतलब है? हमें अपना हक और अधिकार मांगने का तो हक है ही। अब वो करेगा नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। नहीं करेगा तो निराशा। ऐसा क्यों? आप कैसे आप जान गए कि हम नहीं करें? अगर कर गया तो अगर मान लीजिए टूरिज्म में यहाँ झारखंड गवर्नमेंट 2000 करोड़ रुपए दे दिया, अगर कर दिया तो? मैं कई बार समाचार बनाया हूँ 10-15 साल पहले से कि टूरिज्म का यहाँ अपार संभावना है, बावजूद इसका आज तक कोई किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं रहा, और जिसके लिए यहाँ का ग्रोथ नहीं हो सका रोजगार के लिए। देखिए विषय और वस्तु, सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ठीक है। तो मैंने आपने पूछा कि सबसे पहला प्राथमिकता किसको देंगे, तो आप दिया, तो आपने बोला कि भाई हमने रोजगार को देंगे, बेरोजगारी दूर करना ये मेरी प्राथमिकता रही। और ये प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति एक विषय पर नहीं हो सकता है। ये जब बनाना होगा तो ये ब्लूप्रिंट तैयार करके हम लोग सरकार के पास रखेंगे। अच्छे उद्योग भी ला सकते हैं, अच्छे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल खुल सकता है। टूरिज्म बढ़ाने से तो उद्योग धंधा अपने बढ़ जाता है। एक बात बताइए, हमें चिकित्सा का दूसरा आपका बोले तो बड़ी चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये सब विकास का और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि चिकित्सा पर बहुत खर्च हो रही है, सरकार कर रखा है। लेकिन एक बात आपको मालूम है कि शायद घाटी इधर में चांडिल में है ना, इधर का जो रेफरल हॉस्पिटल है
वहाँ में शायद आपका सीजरियन नहीं होता है, इसकी व्यवस्था नहीं किया। तो गरीब गांव का गुरुबा जो सीजरियन तो राजा का घर में भी होता है, रंज का, उसको तो फिर चलना पड़ता है प्राइवेट नर्सिंग होम में, बर्बाद करता है कि इसके लिए कभी आवाज उठाए। 35 से 40 वर्षों में मैंने कई बार ज्ञापन दिया है और मैंने ये कहा है इस विषय पर, आप देख लीजिएगा, सारे पत्रांक के साथ मैं दे दूंगा। राज्य सरकार के सचिव से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर सचिव तक को मैंने ये बार बार अवगत कराया भाई कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत अति आवश्यकता है, लेकिन आज तक देख लीजिएगा भवन बना पड़ा है, लेकिन कोई शिलान्यास उद्घाटन कुछ नहीं हुआ, ना कोई आरंभ नहीं आरंभ, ठेकेदारी हो गई। वर्तमान परिस्थिति में यहाँ के लोगों का जो भावना है, आप इस चीज को समझिए। मजबूरी तो कुछ भी कराता है, लेकिन मजबूरन ऐसा भी नहीं करे कि लोग सिर्फ और सिर्फ जात के नाम से वोट लेकर समाज को बांटने का काम करके 35 वर्षों से एक हॉस्पिटल नहीं दे पाया, वो किस शरण से वोट मांगने जा रहे हैं ये भी हमको समझ में स्वास्थ्य नहीं दिया तो और क्या अस्वस्थ करके रखा, अस्वस्थ कर रखा है पूरे लोगों को, मैंने ये नहीं। अच्छा, आज मान लीजिए यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल चौका या चांडिल में रहता, ऐसा नहीं कि खाली कुर्मी के लोग वहाँ पर चिकित्सा कराता या प्रामाणिक चिकित्सा कराता या फिर राजपूत चिकित्सा कराता या संथाल कराता या भूमिज कराता, सभी जाति धर्म के लोग का इलाज होता ना, सब तो क्यों ऐसा बांट के रखा है, क्यों नहीं किया वो लोग इस काम को? तो दोषी किसको मानते हैं? जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं, दोनों जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, हाँ, चाहे जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, जो भी लोग प्रतिनिधित्व किए हैं वो क्यों नहीं ला पाया? उनकी कमियां हैं। और जबकि ये भी समझ लीजिए कि जो भी यहाँ चुनाव जीते हैं, ये देख लीजिए कि लगभग ईचागढ़ से जो चुनाव जीतता है, लगभग उसी पार्टी और उसी दल के सरकार भी राज्य में रहती है। आज सविता मैडम थी तो जेएमएम का गवर्नमेंट था, इससे पहले साधु बाबू थे तो बीजेपी का गवर्नमेंट था, इससे पहले अरविंद सिंह भी बीजेपी में थे तो बीजेपी का गवर्नमेंट था, जब सुधीर महतो चुनाव जीते थे तो जेएमएम का गवर्नमेंट था। ऐसा ये मतलब सौभाग्य ईचागढ़ का है कि जो लोग यहाँ से चुनाव जीतते हैं वो सत्ता के आधारित दल के विधायक होते हैं, फिर भी हमें निराश क्यों देखना पड़ रहा है, ये आप समझिए बात। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अंत में, समापन के पहले, कि चुनाव का मैदान और आपका जो क्रिकेट का खेल, इसका कोई गारंटी नहीं है। 2020 कभी भी कुछ बदल सकता है। कभी ऐसा ना हो कि सांड का लड़ाई में जिसको बछड़ा समझ रहा है वो घोड़ा बन के आगे निकल जाए। और निर्दलीय का ऐसा हुआ, ईचागढ़ विधानसभा निर्दलीय को जिताया है। देखिए ऐसा मैं इसलिए कह, ये सब मेरे माथा में अभी आया। ईचागढ़ विधानसभा निर्दलीय को जिताया है, ऐसा है, फिर पार्टी से भी जीता है। ऐसा है ना कि वर्तमान परिस्थिति में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी का विजन या मैनिफेस्टो देख लीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि उन लोगों की चाहत क्या है, उनकी मंशा क्या है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है, जितने कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं टेबल टॉक के लिए तैयार हूँ। वो 1 घंटा हमारे विवाद पर, हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दें। मैं सभी मुद्दों पर, जन मुद्दों पर डिबेट करना चाहता हूँ। कोई कर ले डिबेट हमसे, वनांचल न्योता उन लोगों को भी देगा, आप भी रहिएगा। निश्चित रूप से ऐसा डिबेट मैं चाह रहा हूँ कि होना चाहिए, सब सामना सामनी हो, एकदम सामना, और लोग भी रहे, आम लोग भी सामने रहे। जरूर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।